तो कल हम बात कर रहे थे डायबिटीज पे। आज हम डायबिटीज से आगे की बात करने वाले थे। सो डायबिटीज में हमने एक चीज समझ ली थी कि खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज ही इसका एक अच्छा सोल्यूशन है। अगर आप डायबिटीज में एक्सरसाइज किसी की डिजाइन करना चाहते हो, तो जैसे पीछे अभी तक हम डिजाइन करते आ रहे थे कि शुरुआती दिनों में हमें पवन मुक्त सीरीज 45 दिनों तक करना है, उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है। यहाँ जो आसन होंगे डायबिटीज के लिए बेहतर आसन वो आसन होंगे जैसे लिवर की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाले आसन, स्कल की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाले आसन। ये थोड़े अच्छे आसन है, इनसे ना बॉडी थोड़ी बेहतर फील करेगी। पर एक्चुअली डायबिटीज में जितना ज्यादा आप कैलोरी बर्न करोगे उतना बेहतर है। तो डायबिटीज में एक साथ बहुत लंबी एक्सरसाइज करने की बजाय, मानो अगर लीवर के साथ आपने और क्या बताया? लीवर के आसन लीवर और और स्कल की और ब्लड सप्लाई बढ़ाना ये अच्छा होगा। लेकिन जो मेजर बेनिफिट देगा आपको, वो देगा ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करना। तो जब आप ज्यादा कैलोरी बर्न करने की बात करते हो, तो इसका मतलब हुआ कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल में आपको बार बार एक्टिव होना है। तो जब कोई इंसान थोड़े थोड़े समय के अंतराल में एक्टिव होगा, तो उसकी ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाएगी। और ये सबसे अच्छा तरीका है डायबिटीज का एक्सरसाइज डिजाइन करने का। तो मानिए कोई आपके पास डायबिटीज का पेशेंट आया, तो आप उसको शुरू में तो पहले उसका स्टैमिना बढ़ाने के लिए कुछ लाइट एक्सरसाइजेस कराओगे। जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, फिर आप उसको सर्वांगासन, हलासन जैसे मुश्किल आसन, धनुरासन जैसे मुश्किल आसन, या चक्रासन जैसे मुश्किल आसन अगर कराओगे, तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब ये आसन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनमें ताकत थोड़ी ज्यादा खर्च हुई। ये ब्लड सप्लाई वाइज ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन ये एनर्जी ज्यादा लगाएंगे। तो अगर कोई इंसान चक्रासन में लंबे समय तक रुकेगा, या धनुरासन में लंबे समय तक रुकेगा, सर्वांग आसन में लंबे समय तक रुकेगा, या हल आसन में लंबे समय तक रुकेगा, तो ज्यादा मेहनत लगेगी। तो जिन आसनों में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, ऐसे आसन ज्यादा फायदेमंद हैं। जैसे जब आप वीरभद्र आसन करते हो, उसमें थोड़े लंबे समय तक रुकते हो, तो ये भी एक अच्छा आसन है। तो डायबिटीज के लिए जो आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हो ना, मंडूक आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये मेहनत को बढ़ाएंगे, पक्का अच्छे आसन है। लेकिन इनसे डायबिटीज में कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आएगा सिर्फ इनको करने से। जब आप थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज वाला पार्ट करोगे फिर ये आसन करोगे, तो पक्का अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मतलब उनकी एक यही इशू ना हो, साथ साथ दूसरे हेल्थ इश्यूज भी हों और वो इस चीज को ना कर पाए, तब हम उसमें क्या करा सकते हैं? दीपाली जी, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लाइक आपका मेजर जो कहना है, वो या तो बैक पेन हो सकता है, या सर्वाइकल हो सकता है, या नी इश्यूज हो सकते हैं, राइट। नहीं सर, जैसे कोई थोड़ी बड़ी एज के आए हैं हमारे पास, मतलब आप समझिए उनको डायबिटिक भी है और वो इतनी सारी ये वाली सब चीजें नहीं कर सकते, जैसे सर्वांग आसन, हल आसन, एक्सरसाइज कर ये सब सकते चीजें हैं, नहीं कर सकते हैं। उनमें एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। वैसे भी हम उनकी डायबिटीज नहीं मैनेज कर पाएंगे। अगर कोई 70-75 साल का है, तो हम सिर्फ एक्सरसाइज से उसकी डायबिटीज नहीं मैनेज कर पाएंगे। ऐसे इंसान को दवाई खाना जरूरी होगा। कोई 70, 75, 80 ईयर्स में है, 85 की एज में है, तो उसको उतनी इंटेंस एक्टिविटी हम करा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम उनको हम एक्टिव होने को बोलेंगे। जैसे लेग रेजेस करते हैं ना, लेग्स को फोल्ड करके लेट गए, एक एक पैर ऊपर उठाया, मोड़ के नीचे रख के, थोड़ी देर के लिए हाथों की मूवमेंट की, शोल्डर की मूवमेंट्स कर ली, चेस्ट एक्सपेंशन वाली एक्सरसाइजेस कर ली। पर ये एक्सरसाइजेस ना, ऐसा नहीं कि 10 मिनट करके पूरे दिन भर की छुट्टी। 10 मिनट कर ली, 2 घंटे बाद फिर 10 मिनट कर ली। तो जितना उनकी एक्टिविटी अच्छी, जितना फ्रीक्वेंट उनकी एक्टिविटी रहेगी, उतने वो ज्यादा पॉजिटिव और बेहतर होंगे।
सर तो जैसे 45 की एज है, उनको नी में प्रॉब्लम है, तो उनको तो पहले नी को मजबूत करेंगे। पहले आप घुटने के, पवनों से करेंगे। हाँ, जब घुटने मजबूत हो जाएंगे तो हो सकता है सूर्य नमस्कार ना हो, लेकिन बाकी की एक्सरसाइज तो ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे किसी का बैक पेन है तो पहले बैक पेन को ठीक कर लिया, सर्वाइकल हो तो सर्वाइकल को ठीक किया। किसी को मानो बहुत ज्यादा डिसेंट्री हो रही, लूज मोशन हो रही, तो क्या करोगे, पहले लूज मोशन को ठीक करेंगे। तो जो भी चीज ज्यादा एक्सरसाइज करने से रोक रही है, उस चीज को पहले फिक्स करिए, फिर आगे बढ़िए। फिर सर ये लीवर पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए तो मंडूकासन तो अच्छा है ना फिर? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है। मैंने कहा हाँ। कि सिर्फ मंडूकासन या अर्धमस्तिष्क आसन करने से डायबिटीज ठीक नहीं होगी। मेहनत करने के साथ अगर ये आसन किए जाए तो डायबिटीज में अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनके साथ साथ मैंने कुछ और मेहनत वाले आसन भी बताए कि जिनमें बॉडी को ज्यादा मेहनत की। थैंक यू। ठीक है। अब रही बात प्राणायाम की, क्या कर सकते हैं, तो अगर किसी को बैक पेन नहीं है तो कपालभाति भी करा सकते हो, भस्त्रिका भी करा सकते हो, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। आ, यहाँ पे अनुलोम विलोम के बाद आप सूर्य भेदन या चंद्र भेदन का भी प्रयास कर सकते हो। जैसे आपने अनुलोम विलोम को धीरे धीरे नाड़ी शोधन होते देखा था, तो नाड़ी शोधन भी कर सकते हो। यहाँ पे समटाइम स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर होता है, तो आप भ्रामरी भी कर सकते हो, लेकिन भ्रामरी कब नहीं करना, जब सर पे भारीपन हो, हैवीनेस बनी हो सर पे, तो नहीं करना। बाकी टाइम पे भ्रामरी भी कर सकते हो। मेडिटेशन में भी बैठा सकते हो, क्योंकि जितना ब्रेन अच्छा होगा सर उत उज्जाई भी कहते हैं ना, हर समय उज्जाई इज द बेस्ट प्राणायाम, तो करवा सकते हैं? नहीं? करा सर सकते हैं, अग्निसार अच्छा नुकसान नहीं रहेगा। होगा। सर अग्निसार अच्छा रहेगा ना? अग्निसार, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वैसे नॉर्मल अगर पेट साफ है तो जरूर करा दीजिए। अब ये कॉन्स्टिपेशन में क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर उसकी आंखों में अंदर किसी तरह की कोई इंजरी हो जाएगी तो उसको हील होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अग्निसार ऐसी परिस्थिति में थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और कोई बात नहीं। तो सर ये कॉन्स्टिपेशन में हमें कैसे नुकसान करता है? मतलब हम अगर इसको करेंगे तो ये जैसे कॉन्स्टिपेशन में अग्निसार कैसे नुकसान करता है? कॉन्स्टिपेशन है, हाथों में आपके खाना खाना भरा हुआ है। अब आप जल्दी 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 मूव करा रहे हो, तो एक सिग्मोइड कॉलन होता है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर, तो वहां पे थोड़ा बहुत भी फूड पार्टिकल अगर आपके सिग्मोइड कॉलन या जो आपका अपेंडिक्स है उस पे पहुंच गए तो ये वापस बाहर नहीं निकले, तो फिर आपको एक दूसरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अगर किसी भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, तो ऐसे इंसान को अग्निसार या वो कपालभाति जैसी चीजें थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। सर बाकी थायराइड में क्या करा सकते हैं? जी अनन्या, थायराइड थायराइड में क्या करा सकते हैं? थायराइड में, जी। थायराइड में उज्जाई वगैरह कराते हैं ना? हाँ हाँ, थायराइड में ऊंचाई डेफिनेटली हेल्प करेगी भाई। और कौन सा करा सकते हैं अभी प्राणायाम? हम डायबिटीज पे बात कर रहे हैं, अनन्या, तो आप थायराइड पे जंप कर रहे हो। थायराइड आएगा हमारे लक्ष्य में। सर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि थायराइड हो और शुगर हो तो उसको उज्जाई भी शुगर करवा? भी तो होता है, हाँ, शुगर भी होता है, थायराइड भी होता है। हाँ, तो इस सवाल का जवाब ये है कि थायराइड की दवाई खा के शुगर के लिए मेहनत कर लो, क्योंकि थायराइड जो है वो देर से जाएगा, शुगर को पहले कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहले थायराइड की दवाई खाओ और शुगर के लिए मेहनत करो। तो जब
शुगर इंप्रूव होगी तो धीरे धीरे फिर थायराइड पे काम कर सकते हो आप। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर इसी से रिलेटेड, जैसे आपने अग्निसार मना किया, तो सर इसमें फिर उद्यान बन भी नहीं काम आएगा इन केस कॉन्स्टिपेशन है और डायबिटीज भी है? सीवियर कॉन्स्टिपेशन में एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ओके। उद्यान बंद फिर भी थोड़ा सेफ होगा अग्निसार से, क्योंकि उद्यान बंद में आप क्या करोगे, सिर्फ इंटेस्टाइन को कंट्रैक्ट करोगे। अग्निसार में बार बार मूव कराते हो तो ज्यादा चांसेस होंगे कि वो थोड़ा बहुत जो फूड पार्टिकल्स है आपके, जो आपका आगे चल के स्टूल की जर्नी बनता, वो आपके अपेंडिक्स में गिर जाए या वहां रुक जाए। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि आंतें खाना नेचुरल मूवमेंट के जरिए ही बढ़ाती है। ये मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और जब आप अग्निसार करते हो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंप्रूव हो जाती है, बढ़ती जाती है। सर उज्जाई थायराइड के लिए अच्छा है, और मधुमेह में, डायबिटीज में वो आप कहते हैं ना कि हर सेल को एनर्जी के लिए थायराइड भी लगता है मेटाबॉलिज करने के लिए, तो उज्जाई करने से वो फायदा नहीं होगा इनडायरेक्टली? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उज्जाई जो है वो थायराइड को ठीक नहीं करता। आपके थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन का स्टोरेज है उसको बेहतर कर देगा, लेकिन बनाएगा तो हाइपोथैलेमस ना। तो भ्रामरी अगर ठीक आपके है। घर के आसपास किसी मधुमक्खी ने छत्ता बनाया, ठीक, तो मधुमक्खी के शहद, छत्ते में शहद ज्यादा होगा, ये कैसे ठीक करोगे, कैसे इंश्योर करोगे? तो मधुमक्खी ज्यादा वहां दिखेंगी ना, मंडराते हुए। भाई, छत्ते का एक साइज देख, मधुमक्खी का साइज। छत्ता लगा लिया, साइज करेक्ट। मधुमक्खी ने छत्ता लगा दिया, अब उसका जो साइज है साइज से। वो, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा हो जाए, ठीक। थायराइड आपका बहुत हेल्दी है, थायराइड अच्छा है, लेकिन अब आपके थायराइड में थायरॉक्सिन आता है ना, वैसे ही मधुमक्खी क्या है, शहद बनाएगी। तो शहद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मधुमक्खी को, कौन सी चीज ऐसी कर दो कि मधुमक्खी को शहद बनाना आसान हो जाए? सर वो जूसेस ज्यादा लेकर आएंगी, कहाँ से लाएंगे? मतलब प्लांट से, फ्लावर प्लांट जैसे उसके ज्यादा फ्लावर होना से चाहिए। उसके सर आसपास आसपास प्लांट लगा दे यहाँ पर। प्लांट गार्डन, पास फूल होंगे फूल गार्डन, तो ही, प्लांट्स। हाँ, तो ही शहद ज्यादा बनेगा। यस सर। तो जब किसी का हाइपोथैलेमस ठीक होगा तभी तो थायरॉक्सिन ज्यादा बनेगा। तो सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि उज्जाई करने से थायराइड ठीक हो जाता है? पता नहीं कौन सा इंसान है जिसको है, सर हर बुक में लेकिन लिखा है, सर हर बुक में लिखा रहता है ये वो नहीं, प्राणायाम। सर इस पहली बार किसी इंसान ने बोला होगा कि उज्जाई में थायराइड ठीक हो जाता है। और वो अब ऐसा कहते हैं ना, गले का आकुंचन करके जब आप वो ब्रीथ करते हो, और वो फिर आकुंचन के साथ ही आप ब्रीथ आओ, तो उसको इतना ज्यादा आप वो मेरी करते हो तो बात वो सर, सुनिए, या तो वो सर वो स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को ऐसा। मेरी बात सुनिए, जब उज्जाई करोगे तो स्टोरेज जो है आपका वो बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन जब तक प्रोडक्शन नहीं ठीक होगा तब तक स्टोरेज का क्या फायदा? मैं 10 किलो का बैग खरीद लूं, मेरे पास जेब में पैसे 2 किलो सामान खरीदने के हैं, तो मैं 2 किलो ही सामान उसमें डाल पाऊंगा। तो सबसे पहली जरूरत पैसे बढ़ाना है ना, 10 किलो सामान खरीदने के लिए। वो हाइपोथैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस अगर टीआरएच नहीं बनाएगा तो पिट्यूटरी टीएसएच नहीं बनाएगी, और जब पिट्यूटरी टीएसएच नहीं बनाएगी तो थायरॉक्सिन बेचारा करके कैसे थायरॉक्सिन बना लेगा? इसीलिए जब आप थायरॉक्सिन की दवाई खाते हो तो डॉक्टर कहती है ना कि दवाई खाते रहो, आप बोलते हो नहीं मैडम मेरा तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो भी बोलती है, कोई बात नहीं दवाई खाते रहो, क्योंकि उसको पता है कि ये रिपोर्ट दवाई की वजह से नॉर्मल आई है, सिस्टम तो आप ठीक कर ही नहीं पाओगे।
क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप ढंग से लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे, ढंग से खाना नहीं खाओगे, ढंग से सोओगे नहीं, ढंग से जागोगे नहीं। तो इसलिए डॉक्टर बोलती है दवाई खाते हैं। अगर आप डॉक्टर को बोलो नहीं नहीं मैं अपनी लाइफस्टाइल बदल चुकी हूँ, तो डेफिनेटली आपकी दवाई की डोज कम करेगी वो। अगर आप डॉक्टर को बोलो नहीं मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, मेरी लाइफस्टाइल बदल गई है, तो दवाई कम होगी। तो कारण जो है हाइपोथैलेमस है, न कि आपका थायराइड क्या है। इसी तरीके से मधुमक्खी का छत्ता जो है, उसकी साइज डिपेंड करती है कितनी सारी मधुमक्खियां हैं। क्योंकि छत्ते में पहले क्या होता है, पहले मधुमक्खियां अंडा देती है, रानी मक्खी जो है वो अंडे देती है। तो फिर उससे जब मधुमक्खियां बनती है, फिर ये मधुमक्खियां क्या होती है, लेबर की तरह काम करके शहद बनाती है। ठीक। तो इसी तरीके से ये मधुमक्खी का एक छत्ता बन गया। अब इस छत्ते में जितना ज्यादा फूल से रस आएगा, उतना ज्यादा थायरॉक्सिन डिपॉजिट हो जाएगा। चलिए थायरॉक्सिन बाद में पढ़ेंगे हम, अभी तो हमारी जरूरत जो है वो अगली बीमारी की है। और हमारी अगली बीमारी जो है, ये है बड़ी मजेदार बीमारी, कोलेस्ट्रॉल। सब बीमारियां मजेदार होती हैं क्या? हाँ ये सब बहुत मजेदार बीमारी होती है। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है, ये बेसिकली जब रक्त में मेद की वृद्धि हो जाती है, तो उसको मेद रोग में ही जोड़ा जाता है। मतलब ओबेसिटी से रिलेट करती बीमारी है ये भी। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि फैट लाइक सब्सटेंस जो है वो ब्लड में मिलने लगे, तो इसको हम कोलेस्ट्रॉल का रोग बोलते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो है, वो उसका मतलब ही है कि जब ये ब्लड के भीतर जाके आर्टरीज को ब्लॉक करने लगे। तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है? कोलेस्ट्रॉल बनता है एक प्रोसेस के थ्रू। ये प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में लिवर क्या करता है, गुड और बैड टाइप कोलेस्ट्रॉल्स को ब्लड में दे देता है। अब ये ब्लड में घूम जाते हैं सेल के भीतर, और सेल इनको यूटिलाइज करके क्या बनाता है, एनर्जी। तो ये ऐसे बनाते हैं जैसे एक क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है अच्छा बच्चा, एक होता है बदमाश बच्चा। तो क्लास में जो सद्भाव है, क्लास का जो डेकोरम है वो अच्छा रहे, तो टीचर क्या करते हैं, एक थोड़े सिंसियर बुद्धिमान बच्चे को क्या करते हैं, क्लास का मॉनिटर बना के उसको चौक और डस्टर देते हैं, बोलते हैं बेटा जो बदमाशी करे, जो शैतानी करे, उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देना। तो वो जितने बदमाश बच्चे होते हैं, या जिनसे उनकी बनती नहीं रहती है, वो थोड़ी भी बदमाशी करते हैं तो उनका नाम ब्लैक बोर्ड में सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है। लेकिन जो उसके थोड़े दोस्त होते हैं, जिससे उसकी थोड़ी अच्छी बनती रहती है, उसका नाम वो नहीं लिखता। उनको क्या बोलता है, सब जाता है यार भाई, तू तो दोस्त है, तू तो मत मत शैतानी। तू शैतानी करेगा मैं तेरा नाम लिखूंगा नहीं, तो फिर बाकी लोग भी शैतानी करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से आपके पास तीन तरह के बच्चे, एक बहुत बदमाश बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं सुधर सकते, एक दोस्त बच्चा है जो सुधरने की संभावना है, एक अच्छा बच्चा है। तो जो बहुत बदमाश है इसको बोलते हैं एलडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत बदमाश बच्चा है। दूसरा जो होता है वो वीएलडीएल होता है। नहीं, एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल। एचडीएल अच्छा बच्चा है। एल एलडीएल जो है वो उसका दोस्त है। और वीएलडीएल जो है ये बहुत बदमाश बच्चा है। तो क्या करते हैं कि वीएलडीएल को हम कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा ना बनने पाए। ये बेसिकली हमारे गलत खान पान से ज्यादा बनता है। जैसे हम ज्यादा फ्राइड चीजें, इधर उधर की ट्रांस फैट वाली चीजें खाते हैं, तो वीएलडीएल बढ़ जाता है। तो वीएलडीएल को हमारी बॉडी नहीं पचा पाती बिल्कुल भी। लेकिन जो एलडीएल है, जो लो डेंसिटी का लाइपोप्रोटीन है, इसको एचडीएल पकड़ के लाता है, लिवर को देता है, और लिवर इसको प्रोसेस करके बाहर निकालता है। तो अगर आपके पास गुड कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो वो क्या करेगा,
बैड कोलेस्ट्रॉल को समझा बुझा के ठिकाने लगा देगा। लेकिन अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम है तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज को बीमार करेगा। तो बहुत सिंपल सा साइंस है ये कि कोई भी इंसान अगर अपने खाने में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं रखेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। ठीक। तो सर ये इसमें आपने तीसरा कौन सा बोला? एक एलडीएल है, एक एचडीएल है, एक तीसरा कौन सा अलग बोले थे? VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइफ। VLDL जो है ये बदमाश वाला है। ये जो हम गंदा खाना खा के, समोसे पकौड़े खा के ना, वो बार बार ही रीहीट वाला तेल खा के, जो कुछ अपनी बॉडी में, छोले भटूरे खा के या बाहर की पूरियां खा के, ये सबसे हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, या आजकल जैसे गर्मियां चल रही है तो गर्मियों में आप सब आइसक्रीम खा रहे हो ना, सबसे ज्यादा बुरा कोलेस्ट्रॉल आइसक्रीम से आता है। आइसक्रीम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चलता है। तो आज के बाद जब भी आप आइसक्रीम खरीदे तो ध्यान रखें कि आप सच में आइसक्रीम खा रहे हो कि कहीं आप तेल तो नहीं खा रहे हो। तो आइसक्रीम के पैकेट पे आप देखोगे दो चीजें लिखी होती है। एक तो आइसक्रीम लिखी होती है, जो आइसक्रीम है इसमें मिल्क सॉलिड्स होते हैं। ये उतनी बुरी चीज नहीं है, मतलब इसमें मीठा तो है लेकिन उतनी बुरी चीज नहीं है। इसका फैट इतना बुरा फैट नहीं है। ये HDL का जो दोस्त है ना, LDL वाला, वो तैयार करेगा। लेकिन जो आप फ्रोजन डेजर्ट नाम से आइसक्रीम खा रहे हो ना, ये VLDL बढ़ाएगा आपको। सो फ्रोजन डेजर्ट में बेसिकली पाम ऑयल या वेजिटेबल तेल ही होता है। तो VLDL जितना ज्यादा होगा उतना ब्लॉकेज की संभावना ज्यादा हो जाए। HDL जितना ज्यादा होगा उतना ये संभालेगा LDL। तो गुड फैट खाना जरूरी है, बैड फैट जितना हो सके उसको प्रोसेस करना जरूरी है। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या जो ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है, वो मोस्टली खाने पीने और मेहनत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो ये है कि जब आपका LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाक जो है वो फॉर्म होने लगता है आपकी आर्टरीज के भीतर, जिससे आर्टरीज आपकी अकड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन डेवलप होती है। तो ये जो है ये हाई कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जो होती है आपको, वो इसी वजह से होती है। तो अब ये इसके कारण क्या है, इसका मेजर कॉज है आपका पुअर डाइट, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग, या लिवर सही से काम ना, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक डिजीज में पड़ते हैं। सर इसमें लिपिड प्रोटीन भी इससे रिलेटेड होते हैं? लिपिड प्रोटीन? हाँ हाँ, ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो फैट से बनते हैं। HDL या LDL ये बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो अब इसका जो सिम्टम है, ये कोई सिम्टम होता नहीं। मतलब हमारी क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, कोई सिम्टम नहीं मिलेगा जब तक ये ज्यादा डैमेज ना करे। तो अगर किसी की आर्टरी 70% तक ब्लॉक हो जाए, तब तक कोई सिम्टम ज्यादा नहीं आता। ठीक है। तो अगर 70% तक का ब्लॉकेज हो जाए तो कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन दिखेगी नहीं आप। तो सर मेरा इस 130 लेवल आया है, कल जैसे रिपोर्ट्स करवाई थी तो। 130 क्या है? 130 आपका HDL है, LDL है? LDL है शायद। हाँ, तो ये तो ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बॉर्डर पे खड़ी है आप। सो अगर इसको सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट पेन हो सकता है, लेटर स्टेज पे चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, सांसें भारी हो सकती हैं, सांसें छोटी हो सकती हैं, थकान हो सकती है, और
फैट डिपोजिशन, जो फैट रेशियो है, जिसको आप आजकल एक नया टर्म चल रहा है ना कि विसरल फैट, कि विसरल फैट रेशियो आपका, एक दिन हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें विसरल फैट रेशियो दिख रहा था। तो विसरल फैट रेशियो जब बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि बॉस कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ आ रही है। तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे इसको डायग्नोज करने के लिए, वो लिपिड प्रोफाइल नाम का एक टेस्ट होता है जिससे अच्छी समझ हो जाती है। तो लिपिड प्रोफाइल में क्या देखेंगे, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। एलडीएल, जो लो डेंसिटी वाला बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो 130 से कम होना चाहिए। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो एवर 40 होना चाहिए। तो 40 से जितना ऊपर जाएगा उतना बेहतर है। ट्राइग्लिसराइड भी 150 से कम होने चाहिए। तो जब ये रेंज अपने नॉर्मल रेशियो में है तो आपकी आर्टरी सुरक्षित है, आपकी ब्लड वेसल्स हेल्दी है, सेफ है। अगर ये लेवल गड़बड़ होने लगेगा तो आपकी ब्लड वेसल्स के भीतर कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल डेवलप हो रहा है, आगे चल के आपको हार्ट अटैक हो सकता है। सर VLDL इसमें नहीं आता है क्या, ऐसा शो नहीं होता है? VLDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं पता करने के लिए है। VLDL बेसिकली जो LDL का ही बड़ा भाई है, छोटा भाई है को, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा वाला। तो बहुत ही ज्यादा। बहुत ही गंदा वाला, तो जब किसी का LDL बढ़ा हुआ होता है तब जाके VLDL का देखते हैं कि कितना ज्यादा गंदा है, जिसको निकालना संभव है, सर्जरी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, उसका डिसीजन लेने के लिए VLDL ज्यादा काम है। सर LDL 131 है और VLDL 22 है, तो मेरी रिपोर्ट्स में। HDL 22 है ना। सर VLDL जैसे इन्होंने सर बताया 22 तो VLDL 22 है और ये HDL 3.05 है। LDL और HDL का जो रेशो वो लिखा है उसमें 3.05 है और LDL सेपरेटली 131 है। LDL 131 है ना। हाँ जी। ठीक है, फिर आपके खाने में थोड़ा सा अच्छा फैट डाल दीजिए, ठीक जा रहा है, आपका खाना इतना बुरा नहीं है। सर और सर VLDL जो 22 इनने बताया है तो उसका वैसे क्या होना चाहिए जैसे इसमें बताया, तो ये अगर शो हो तो ठीक सही। ही है, ठीक ही है, ज्यादा नहीं है। ये नंबर जितना ज्यादा जाएगा ना उतना बुरा है। ठीक है। सर और ट्राइग्लिसराइड्स क्या इंडिकेट करता है? ट्राइग्लिसराइड्स आपके आर्टरीज में प्लाक बनने की संभावना बढ़ाए, ये भी एक तरह का फैट कंपोनेंट ही है, ये भी ब्लॉकेज ही कॉज करेगा। तो ये नसों की अकड़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नसों की टाइटनेस बढ़ा। तो इससे ना आपको बीपी में चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। याद है हमने बात की थी कि दबाने पे जब खून रुक जाए तो ये आपका क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर होगा। तो जब आपकी नसें टाइट ज्यादा हो जाएंगी तो जोर से दबाना पड़ेगा, तो आपका बीपी ज्यादा आने लगेगा। तो ये सर सर। मेरे को जैसे बीपी की अभी प्रॉब्लम चल रही, लो बीपी है, तो मैं डांस क्लासेस में जाती हूँ रेगुलर, थोड़ी सी भी करती हूँ जैसे 20-25 मिनट, तो मेरे को ऐसे फील होता है कि अब मेरी सांस अटक रही, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ अपना जी, सांस। इस पे हम तो सर दोबारा वो बात कर रहे उसका हैं, रीजन क्या? इसमें हम दोबारा बात कर रहे हैं, पहले बात कर नहीं, चुके हैं। उसका रीजन क्या, जैसे भाई आपके पास जब पानी कम है तो बीपी कम होगा। फ्लूइड जो है वो बीपी कम करता है। अब थकान क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, प्रोटीन भी कम है, तो इससे थकान भी हो जाती है। थोड़ा आराम करने के बाद फिर ठीक हो जाती है, फिर मेहनत करने लायक हो जाती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपका थोड़ा वाटर इनटेक और न्यूट्रिशन मेहनत करने से बेहतर हो जाएगा। तो तो इसका सर ये ट्राइग्लिसराइड का जो आपने सिस्टोलिक प्रेशर बताया वो थोड़ा एक बार प्लीज।
ट्राइग्लिसराइड की वजह से ना आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो टाइट ज्यादा हो जाए। तो जब ये टाइट ज्यादा हो जाएंगे तो बीपी आपका बढ़ने लगेगा। तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होना मतलब ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक सर है। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? किसकी? कोलेस्ट्रॉल की? लिखा हुआ है भाई सामने, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। अच्छा। एक बार ब्लड अगर ये प्रेशर। एलडीएल वगैरह सब कुछ सही है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो डरने की बात है क्या सर? बिल्कुल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मतलब प्रॉब्लम है ही है। कोलेस्ट्रॉल तो आपकी नस फिर खून की नसों को पतला करेगा, ब्लॉक करेगा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल भी करेगा और ट्राइग्लिसराइड भी करेगा? अभी ऊपर क्या पढ़ रहे थे? हाई कोलेस्ट्रॉल मीन्स टू मच कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड विच कैन ब्लॉक आर्टरीज। सिंपल सी लाइन लिखी हुई है ऊपर। हम्म। नहीं, इसके साथ हम सर ये मेरा एलडीएल ट्राइग्लिसराइड, 143 है एलडीएल, एचडीएल और और ट्राइग्लिसराइड। एचडीएल 69। अभी 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 आप लोग रिपोर्ट इसके स्क्रीनशॉट ले लो, रिपोर्ट पहले देखना बाद में। अभी आप अपने अपने रिपोर्ट बोलोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी आप एक बार ये समझ लो कि 200 से कम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, 130 से कम एलडीएल होना चाहिए, 40 से ज्यादा एचडीएल होना चाहिए, 150 से कम ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए। ठीक। इसको अभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर अब रिपोर्ट देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ मेरा ये ज्यादा है, मतलब प्रॉब्लम है। तो उसको फिर फिक्स करिएगा। तो किसी भी इंसान के खाने में प्रॉब्लम और एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी तो ही ये प्रॉब्लम उसको देखने को मिलेगी। तो ये सर आयुर्वेद के। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे यानी सिर्फ हाँ, कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है रिपोर्ट में? कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे होना चाहिए। नहीं सर, यानी वो एस कोलेस्ट्रॉल जो लिखा रहता है वो क्या? कोलेस्ट्रॉल में समझा नहीं आपके पास। नहीं यानी सर एचडीएल रहता है, एलडीएल रहता है, वीएलडीएल रहता है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जो बोला आपने टोटल 200 के नीचे। कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में टोटल कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल करके एक टेस्ट होता है। अगर लिपिड प्रोफाइल का कोई टेस्ट देखोगे तो उसमें ये दिख जाएगा आपको। अच्छा, ओके। और सर जो एचडीएल नॉन एचडीएल रिपोर्ट्स में आता है वो क्या चीज होती है सर? देखिए हम आपको दिखाई देते हैं कोई लिपिड प्रोफाइल का कोई। ये देखिए, ये आ गई आपके स्क्रीन पे एक रिपोर्ट। देख पा रहे हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू जो है 180 है, ट्राइग्लिसराइड 172 है, एचडीएल तो नहीं कोलेस्ट्रॉल। दिख रहा। सर नहीं दिख रही रिपोर्ट, सर नहीं आई रिपोर्ट। पहले वाली स्लाइड है। अच्छा, सर मैंने आपको अभी ये भेजी है, मेरी रिपोर्ट अभी ठीक है, भेजी है अभी आपके व्हाट्सएप पे। आपके स्क्रीन पे आ गई एक रिपोर्ट। ठीक है, आप देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल एचडीएल रेशियो, टोटल कोलेस्ट्रॉल प्लस एचडीएल, सब कुछ आपको यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वीएलडीएल जो है वो 5 से 40 के करीब होना चाहिए और 34 है। एलडीएल जो है वो यहाँ पे 90 है, वैसे 85 से 130 होना चाहिए, तो बहुत आइडियल रिपोर्ट है। एचडीएल जो है यहाँ पे 55 है, ये 35 से 80 तक होना चाहिए था, तो ये भी बहुत आइडियल है। ट्राइग्लिसराइड 172 है, ये 25 से 200 के बीच एक्सेप्टेबल है, तो ये रिपोर्ट भी और अच्छी हो सकती है।
180 का कोलेस्ट्रॉल है जो कि 200 से कम होना चाहिए, ये और अच्छी हो सकती है। तो इनके खाने पीने और एक्टिविटी में परहेज करोगे तो इनका वैसे तो रिपोर्ट ठीक है लेकिन और अच्छी हो सकती है। सर आपने लिखवाया ट्राइग्लिसराइड 150 से कम, इनकी 172 है, तो हमें ये पैमाना देखना चाहिए कि जो यहाँ लिखा है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होगा तो अच्छा है, मैं बोलता रहा हूँ ये और अच्छा हो सकता है। मतलब ये 172 थोड़ा सा और अच्छा हो प्रॉब्लमेटिक। सकता है, हाँ ये हायर रेंज में ही जा रहा है। बीमारी नहीं है लेकिन और अच्छा हो सकता है, इसको और तो सर लिखो ये उसमें। रेफरेंसेस में ऐसा क्यों दिया है? रेफरेंसेस में इसके अंदर तो करेक्ट आ रहा है। वो एकदम मैक्सिमम टू मिनिमम रेंज है। मतलब अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 25 है, ठीक, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। और 200 हो गई तो भाई साहब एकदम बम के ऊपर खड़े हो, कभी भी ब्लास्ट कर जाओ। ठीक, तो 200 से जितना नीचे ले जाओगे उतना अच्छा है। तो तो 172, बस, तो काफी ज्यादा हो गई इनकी। हाँ 200 से नजदीक है, तो आपको क्या करना होगा, हम्म। धीरे धीरे नीचे जाना होगा। मतलब एक्सरसाइज। 25 की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो और मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज होती है, उसका मकसद ये होता है कि चीजें कहाँ पे बेस्ट है और कहाँ पे जाने के बाद वर्स्ट हो जाएंगी। सर इसमें जो एक नीचे से था टोटल कोलेस्ट्रॉल 3.27, और ऊपर भी एक टोटल कोलेस्ट्रॉल था जो हमारा 180 के अराउंड था, तो वो जो नीचे वाला टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ था उसका क्या डिफरेंस है? कहाँ पे ये टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का मीन है, ये 3.5, ये 3.5 से 5, ये उनका मीन होना चाहिए। मतलब ऐसे समझो कि उसको उससे डिवाइड करने के बाद ये रेशियो आना चाहिए। तो ये 3.5 से 5 के बीच, एवरेज। हाँ 3.5 से 5 के बीच का रेशियो अगर एचडीएल और कोलेस्ट्रॉल के बीच का एवरेज आएगा तो बेहतर है। तो ये डायग्नोस का एक तरीका होता है कि कहीं आपके आर्टरी में ब्लॉकेज तो नहीं है। तो अगर ये 5 के पार चला जाएगा तो फिर आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रही, तो फिर आपको ब्लॉकेज टेस्ट करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो सर ये इससे भी कम है तो सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा है, अभी ब्लॉकेज नहीं हुई है, अच्छा है। लेकिन जब ये ऊपर, जैसे इनका कोलेस्ट्रॉल 200 के ऊपर जाने लगेगा तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो मेन आपके लिए जो मतलब के टेस्ट है वो तीन है, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल। बस ये तीन आपके मतलब के टेस्ट है। इनका लेवल बढ़ेगा, या ट्राइग्लिसराइड इनका लेवल बढ़ेगा तो आपके हार्ट हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। फिर आपका हार्ट आपको कभी भी तकलीफ दे सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये जो है बेसिकली रस रक्त मेद सब चीजें खराब हो जाएंगी तब की कंडीशन कहलाती है। तो अगर किसी इंसान का खाना और मेहनत दोनों खराब होगी तो ये कंडीशन आएगी। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ आप चाहें तो नोट कर लें, ये थोड़े आपके काम आएंगे। मेदोहर वटी, ये थोड़ा आपका फैट रेशियो कम करने में हेल्प करेगी, 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हो आप। गुग्गुल जो है वो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हो नॉर्मल पानी से। अर्जुन का चूर्ण जो है ये भी बहुत काम का है, 3 से 5 ग्राम गर्म पानी से ले सकते हो। ठीक, ये दिन में 1 बार ही अर्जुन का चूर्ण लीजिएगा, हो सके तो सुबह सुबह ले लीजिएगा खाली पेट। आरोग्यवर्धनी वटी 1 से 2 टैबलेट, ये दिन में 2 बार लिया जा सकता है। और त्रिफला, ये 5 ग्राम करीब रात को सोते वक्त। तो इससे क्या होगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा, सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट थोड़ा इजी हो सर जाएगा। अर्जुन को जैसे आपने बोला कि, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो सर ये सारी दवाइयां एक साथ शुरू कर सकते हैं कि हाँ, कुछ एक या दो? अगर जरूरत है तो सारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दवाएं बताई हैं आपको सारी
सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी इसमें है, जैसे त्रिफला सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ना, अर्जुन चूर्ण सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, आरोग्यवर्धनी वती ये भी सपोर्टिव है, मेदोहर वटी सपोर्टिव है, गुग्गुल अर्जुन के जो लिए है आपने क्या बोला था सर? अर्जुन के लिए क्या लाइन? सपोर्टिव। नहीं, आपने बोला तो कितना ले सकते हैं? नहीं, ऐसा 3 कुछ। से 5 ग्राम ल्यूकवार्म वाटर के साथ या नॉर्मल पानी के साथ सुबह सुबह ले सकते हैं। सुबह सुबह। सर कितने दिन तक दे सकते हैं इनको कंटिन्यू? हाँ जी। कितने दिन कितने तक? दिन के लिए? जब तक आपका रेशियो नॉर्मल ना आ जाए, जब तक? अच्छा, फिर जब जब तक तक दोबारा आपकी टेस्ट करा रिपोर्ट लेगा नॉर्मल नॉर्मल आए ना तो आ रोक जाए, दें इनकी रिपोर्ट नॉर्मल? ओके। तो अगर आप इसको मानो 45-50 दिन खाने के बाद अपने आदत पे बदलाव लाओगे तो रिपोर्ट इंप्रूव हो जाएगी, रिपोर्ट इंप्रूव हो जाएगी, दवाई बंद कर दीजिए, आदत को कंटिन्यू रखिए। चलिए, तो सर एक अगली क्वेश्चन बीमारी है। है अर्थराइटिस। आज हम अर्थराइटिस पूरी करके ही जाएंगे। तो अगली बीमारी है अर्थराइटिस। इन सारी बीमारियों में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अर्थराइटिस जो है इसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग होती है। आर्थराइटिस मेनली दो तरह का देखने को मिलता है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, एक र्यूमेटाइड आर्थराइटिस होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, कार्टिलेज डैमेज होने लगती है, तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस लेके आता है। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन है, किसमें आपके जोड़ों की जो लेयरिंग होती है ना, जिसके भीतर साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसके बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें सूजन आने लगती है। तो ये होता है र्यूमेटाइड आर्थराइटिस। ये ऑटो इम्यून मतलब आपकी बॉडी खुद ही ये सूजन कॉज करती है, आपके हिस्टामिनिक रिएक्शन की वजह से होता है। ये होता क्यों है, इसके होने का जो सबसे बड़ा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब कार्टिलेज डैमेज हो रही है जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस ये इम्यून सिस्टम का एक अटैक है, जिसमें जो ज्वाइंट की लाइनिंग है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें सूजन आ जाती है। तो ये उम्र की वजह से हो सकती है, इंजरी की वजह से हो सकती है, मोटापे की वजह से हो सकती है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, वात बढ़ रहा है तो, या बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है यूरिक एसिड, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें जो सिम्टम्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, जॉइंट पेन वाले, स्वेलिंग, रेडनेस हो सकती है, थकान हो सकती है, अकड़न हो सकती है, या जॉइंट जो है वो अपना स्ट्रक्चरल चेंज कर सकता है, जैसे आप देखते हो ना डिफॉर्म हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखने लगते हैं, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी को आर्थराइटिस के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो क्या करके पता करेंगे, एक्सरे से पता चल सकता है, और डिटेल एमआरआई से पता चल सकता है। एक आरए फैक्टर का टेस्ट होता है जो ब्लड टेस्ट है, जिससे इम्यून मैकेनिज्म रिस्पॉन्स पता चलता है। तो ये आरए फैक्टर का ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं। सीआरपी, ईएसआर ये इंटरनल सूजन बता देते हैं कि अगर इंटरनल सूजन है तो आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा एंटी सीसीपी एक एंटीबॉडीज देखते हैं जो इम्यून मैकेनिज्म देखने के लिए देखा जाता है, तो इससे भी पता चल जाता है। इस और कुछ नहीं तो फिजिकली देख के तो समझ में ही आता है कि आप उंगलियां उंगलियां सीधी नहीं कर पा रहे हो, रिस्ट में पेन है, शोल्डर में, एल्बो में, नी में, आपके पेल्विक जॉइंट पे, आपके एंकल पे, पैरों की उंगलियों में, कहीं पे भी अगर इस तरह का डिस्कम्फर्ट है तो सर विटामिन डी और 12 का रोल रहता है यहाँ पर, कैल्शियम, विटामिन डी और 12 का? देखिए बिल्कुल रहता है, मसल्स की वीकनेस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन उसके साथ जब सोने में सुहागा होता है, जब आपका ऑटो इम्यून डिस्कम्फर्ट की वजह से सूजन होने लगती मतलब ऑटो? है, जब आपकी बीमार आपका शरीर आपके अगेंस्ट काम करने लगे। सर एक क्वेश्चन करूँ? प्लीज पूछिए रमेश जी। सर बैम्बू स्पाइन बोल के जो अर्थराइटिस है वो किस में आता है सर?
हाँ, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हाँ, कहलाता यस यस है। यस। ये अर्थराइटिस नहीं है। ये एक स्पॉन्डिलाइटिक कंडीशन है जिसमें जो स्पाइन के बीच में ना इंटरवर्टेब्रल स्पेस होता है वो कम हो जाता है और स्पाइन अकड़ जाती है। मेनली ये ऑटो इम्यून डिजीज ही है, पर ये एक्सरसाइज से इम्प्रूवमेंट लाती है। तो ये इसमें जो सबसे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ठंड जो है इसका सबसे बढ़ाने का बड़ा कारण। अगर ठंड लगेगी तो ये प्रॉब्लम और एक्सेलरेट होती है। तो इंसान को गर्म रखना, हॉट कंप्रेस करना, मसाजेस करना, एक्सरसाइज करना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसलिए ये ठीक कभी नहीं होती, इम्प्रूव हो सकती है। और सर थैंक यू सर। सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस क्या होता है? क्या? सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव। सीरो निगेटिव ये मैं एक्चुअली सर मेरे को क्या है, जब आज से 10-15 साल पहले आर्थराइटिस के सिम्टम्स आए थे, लेकिन मेरे किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं आता था। आरए फैक्टर नॉर्मल आता था, यूरिक एसिड अच्छा, नॉर्मल आता सीरम था। सीरम में निगेटिव होगा, लेकिन आपके पास सिम्टोमेटिक चेंजेस दिख रहे होंगे, तो वो ये उन्होंने बोला होगा सीरम में निगेटिव है। हाँ, तो उन्होंने फिर बोला था कि सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस है ये। रुकिए मैं, हाँ, ठीक वही चीज है। ये इन्फ्लेमेशन कंडीशन है जहाँ पे आपका जो र्यूमेटाइड फैक्टर है वो निगेटिव होता है, लेकिन सीसीपी एंटीबॉडीज जो है ये प्रेजेंट होती है। तो जो अभी हम देख रहे थे ना आर्थराइटिस में, सीसीपी एंटीबॉडीज और आरए फैक्टर, तो आरए फैक्टर निगेटिव होता है पर सीसीपी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है। ये भी र्यूमेटाइड आर्थराइटिस ही है, वो एक फैंसी टर्म नाम दे दिया गया और कुछ नहीं। सर रोमेटॉइड ओके। आर्थराइटिस में क्या एज ज्यादा है और बहुत बॉडी में तो पेन है, पर क्या पैरों में बहुत ज्यादा जलन का कुछ सिम्टम होता है क्या? पैर के तलवे पे जलन हो रही है मतलब पानी कम पी रहे हैं, सर ये मेरी आर्थराइटिस मदर की लॉ का लक्षण। यही रहता है कि पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है। हाँ, वो पुअर सर्कुलेशन की वजह से होता है, पानी थोड़ा पियेंगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आर्थराइटिस। अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वात की एक डिस्टरबेंस है जिसमें टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट होते हैं और जिससे सूजन और पेन आता है। तो ये सर ये जो अपन हिंदी में बोलते हैं आम बात, वो क्या यही होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही होता है? हाँ, आम वात का मतलब ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके वात दूषित हुई और हम्म। वो जाके जॉइंट्स पे जाके इकट्ठा करके आपको दिक्कत करे। ओके। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से वात का दोष है जिससे जॉइंट में अकड़न, दर्द और सूजन हो सकती है। अगर इसमें आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन लेना चाहते हैं तो योगीराज गुग्गुल, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। योगराज गुग्गल, ये आप 1 से 2 टैबलेट ले सकते हो आराम से। महाराष्ट्र वात जो है 15 से 20 ml, ये भी दिन में 2 बार लिया जा सकता है। सिमांत गुंगल, ये वैसे तो कई सारे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मेडिसिन है, पर हाँ पेन में बड़ी राहत देती है ये। तो ये भी 1 से 2 टैबलेट, अगर ज्यादा पेन है तो बहुत हेल्प करेगी। 10 मूला रेस्ट, बहुत समय से हम बात करते आ रहे हैं, तो 10 मूला रेस्ट बेसिकली वात को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये कर सकते हैं, इवन कैस्टर ऑयल भी पिला सकते हैं, इससे भी आम वात में प्रॉब्लम में राहत मिलती है। सर ये कैस्टर ऑयल की डोज मतलब एवरी डे या वीक में एक बार लेनी होती नहीं है? नहीं, एक एक चम्मच कैस्टर ऑयल सर जो है वो, इसमें जिसमें आप थोड़ा मोशन अच्छा फील नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे ले लो 2 3 4 दिन, तो पेट अच्छे से साफ हो जाए। तो सर आपको ना, इन मेडिसिन में एज मायने रखती है क्या? इस एज में इतना देना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ है क्या? देखिए, 60 साल के बाद आप मत दीजिएगा किसी को, 60 के पहले ही दीजिए।
60 साल के बाद मत कीजिए, क्योंकि एज के रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस बढ़ जाते तो उनको क्या सलाह दें अगर उनको ये दर्द है और पैरों में ये सब? हैं। एक्सरसाइज कराइए बस, खाने में रिस्ट्रिक्शन और एक्सरसाइज, अच्छा पानी, ये सबसे अच्छी सलाह होगी। आप फिर उनको बोलिए कि वो किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलके जाके जालू बस्ती कराएं, ग्रीवा बस्ती कराएं। वहाँ पे वो तरह तरह की मसाजेस वगैरह होती है, उससे भी उनको हेल्प मिलेगी। सर मुझे 1.5 साल पहले डेंगू हुआ था, लेकिन उसके बाद जॉइंट पेन अभी भी है। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी वो RH टेस्ट वगैरह सब करने के लिए बोला, लेकिन वो सब नॉर्मल है सर। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा जॉइंट पेन है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? प्लीज आप एक बार ना अपने विटामिन बी और डी, कैल्शियम के लेवल्स देख लीजिएगा। और सर वो सब चालू है, अभी वो लेवल में है सब। हाँ, तो चालू है तो लेवल में होगा। एक्सरसाइज करोगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। थोड़ा सीआरपी देखिएगा और पानी पीजिएगा। सीआरपी हो सकता है कुछ सूजन हो, इस वजह से दिक्कत है तो। क्या देखना है सर? हाँ, सीआरपी, सी क्या रिएक्टिव क्या? प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। CRP? हाँ, ये अभी ऊपर पढ़ा होगा ना आपने, ये अच्छा। सीआरपी और ईएसआर पढ़ा हाँ। है। र्यूमेटाइड फैक्टर, सीआरपी, ईएसआर। तो CRP और क्या बोला सर? सिर्फ सीआरपी मेरे यहाँ ना नेट देखिएगा। का बहुत इशू। सीआरपी देखिएगा, अगर सूजन होगी तो फिर उस एक्सरसाइज और फिर पानी वानी का चेंज करेंगे। और थोड़ा अगर आप महारत्ना दी क्वाथ थोड़े दिन ले लोगे तो राहत मिल जाएगी। या ओके। सिम्बानंद गुग्गुल भी जो है, ये भी आपके काम का होगा। तो ये जो रेशो यहाँ पे दिया है उसी रेशो में लेना है सर? हाँ हाँ, इसी रेशियो पे ले लीजिए। पर पहले सीआरपी देख लीजिएगा, अगर सीआरपी बड़ा होगा तो ना। सर ये 10 मोलार किसी भी मौसम में ले जाता है, सर्दी गर्मी? हाँ भाई, दवाई है तो सर्दी गर्मी क्या, जनरली सर्दियों में जरूरत पड़ेगी। अर्थराइटिस वालों को गर्मियों में कितनी दिक्कत होती नहीं, वो तो गर्मियों में महानारायण, महानारायण तेल और एक्सरसाइज से काम निकल जाएगा। हाँ सर, सर्दी वही बताया मैंने मम्मी को, महानारायण ऑयल की मसाज। तो महानारायण तेल जो है गर्मियों में निकाल देता है, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत ज्यादा बढ़ती है। जी सर। तो B12 या डी कम होता है तो उसके सिम्टम नजर आते हैं क्या? समझ में आता है क्या बिना चेक करवाए? बहुत कम पेन वेन रहेगा, लेकिन आप वो पेन वेन को, आलस वालस को इग्नोर कर दोगे तो नहीं समझ में आएगा। D और 12 में कैसा फर्क रहता है क्या? दोनों ही आपकी जो स्केलेटल मसल्स का रेंज है उसको डिक्रीज करती जाएगी। तो जो स्केलेटल मसल्स का यूटिलाइजेशन है वो कम होता जाएगा। तो पहले अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे थे तो अभी कम मेहनत में जल्दी थक जाओगे। ये है विटामिन बी की कमी। विटामिन डी की कमी होगी तो पेन भी एक्सपीरियंस करोगे। अब तो रहे ही हो, दर्द भी हो रहा है। और सर क्या अगर इनके इंजेक्ट लेते हैं या इनका मेडिसिन लेते हैं तो वो एवरी ईयर या 6 मंथ में उसका वो खत्म हो जाता है क्या जो? भाई अगर आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करोगे तो जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी। सर एज फैक्टर मैटर करता है क्या कि एक के बाद आपने लिया है तो आपका कम होगा ही, आप कितना भी कर लो खा लो? लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लोगे, अच्छा फैट कर लोगे, सोना जागना अच्छा हो जाएगा, तो पक्का आपको अगले टर्म में मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे तो फिर आपको ये हर महीने इसके डोज की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली विटामिन डी की बात करें। अगर वर्कआउट ज्यादा हो तो? वर्कआउट ज्यादा हो, खाना बेकार हो तो भी प्रॉब्लम होगी। वर्कआउट और खाना दोनों अच्छा है, लेकिन नींद अच्छी नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी। नींद भी अच्छी लेकिन कॉन्स्टिपेशन अच्छा नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी। पानी अच्छा नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी। सर जैसे मम्मी की एज 60+ में हुई, तो मम्मी ले सकती है 10 मोलारिस्ट? नहीं, बिना डॉक्टर के पूछे मत दीजिएगा। जी सर। ठीक है। बस साठ मम्मी के को बाद, घुटनों में ही प्रॉब्लम है, वैसे ठीक है। 60 साल के बाद कोई भी दवाई आप लोग खुद से मत दीजिए। ठीक। क्योंकि 60 साल के बाद ना बॉडी में कई और चेंजेस भी आ जाते हैं।
तो जरूरी है कि एक क्वालिफाइड फिजिशियन के पास भेजो जो सब चीजें समझ के फिर एडवाइस करे। ठीक है, तो यहाँ पे जी आप सर। जो आपने दिया है प्रिस्क्रिप्शन, ये अर्थराइटिस और रिमेटेड अर्थराइटिस दोनों में काम करेगा ना? भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई प्रिस्क्रिप्शन काम नहीं आएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो डिजेनरेटिव चेंजेस है, डिजेनरेशन हो गया तो वापस नहीं आएगा। हाँ, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में इससे थोड़ी राहत मिल जाएगी, ठीक नहीं होगी। अच्छा। ठीक नहीं होगा, राहत मिल जाएगी। पर अगर इस हम्म सिर्फ दवाई खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं फायदा होगा। एक्सरसाइज हम्म करोगे, दवाई खाओगे, लेकिन खाना ढंग का नहीं खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। खाना अच्छा हम्म खा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो और दवाई भी खा रहे हो, नींद ढंग से बिल्कुल। नहीं ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगी। जी। नींद भी ढंग से ले रहे हो, पानी कम पी रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगी। हम्म। तो सारी चीजें ठीक करोगे तो दवाई आपको हेल्प करेगी, नहीं तो नहीं। हम्म। और सर कोलेस्ट्रॉल में हमने त्रिफला क्यों लिया था? त्रिफला लैक्सेटिव का काम करता है रात के समय, तो वो त्रिफला क्यों लिया कोलेस्ट्रॉल में? एक चीज पढ़ी तो उसमें लिवर कंडीशन, हाँ। तो लिवर को बल देने के लिए त्रिफला लिया। अच्छा। ठीक है, हम्म क्योंकि अगर त्रिफला होगा तो हम्म आपका लिवर फालतू चीजें एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं बढ़ाएगा। आपको इसको ऐसे समझो कि आपके इंटेस्टाइन को 5 घंटे एब्जॉर्ब करने का टाइम मिला। 5 घंटे में वो जितना ज्यादा उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकती कर, लेकिन अब हम्म 5 घंटे की जगह इसको 9 घंटे मिल गए तो क्या करेगी? ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी ना। तो त्रिफला इस चीज के लिए है कि बॉडी फालतू चीजें एब्जॉर्ब करके लिवर को ना दे, लिवर कंडीशन गड़बड़ ना हो। मतलब 5 घंटे में आपका एलिमिनेशन हो जाए, ताकि मतलब वो। नहीं नहीं, टाइम मत पकड़िए, उसका हाँ। मतलब पकड़िए, टाइम नहीं। आप लोग ना टाइम और वो ये डेटा पे मत जाओ। डेटा अच्छा। सबका डिफरेंट होगा। यहाँ बैठे लोगों में आप देखोगे कोई खाने के 2 घंटे बाद मोशन चला जाता होगा, कोई हो सकता है 2 दिन ना जाए। तो कई लोगों को, जो हम कैस्टर ऑयल लेते हैं, तो कई लोगों को 1 TSP में भी काफी अच्छे से मोशन नहीं होता है, मतलब मोशन ही नहीं होता, और 3 TSP देने पर भी नहीं होता, तो मतलब क्या कारण हो सकता है सर? पानी कम पी रहे हैं भाई, आप ऐसे सवाल पूछते हो ना, दुख होता है कि आप लोग सुनते नहीं हो, बस कुछ भी रैंडम जो आपके दिमाग में आता है पूछ लेते हो। पानी नहीं पियोगे तो कैस्ट्रॉल क्या करेगा? अच्छा। हम्म फाइबर नहीं खाओगे तो कैस्ट्रॉल क्या करेगा? जादू थोड़ा कर देगा। दवाई हेल्प करती है तब जब बाकी सर्कमस्टेंसेस अच्छे हों। हम्म। घर पे पेंट लगाओगे लेकिन दीवारें अच्छी नहीं है तो क्या होगा? थोड़ी सी बारिश आएगी, पेंट गिर जाएगा। हम्म तो दवाई वो पेंट है जो अच्छी दीवार पे ही चमकेगा। हम्म। ठीक है, समझ में आ गया सर, थैंक यू। चलिए, तो आज की बातचीत को यही समाप्त करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि ओबेसिटी के लिए थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ये देखो, इसमें कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड का जो आपने प्लान बताया, तब ये ओबेसिटी में भी सर ये काम करेगा ना? क्योंकि ओबेसिटी का आखिर इलाज, तो ओबेसिटी का इलाज मुझे नहीं आता। ओबेसिटी के इलाज मुझे नहीं आता। ओबेसिटी नहीं सर, बीमारी है ही इलाज, नहीं। हाँ सर इलाज नहीं, पर अगर कोई डाइट प्लान बनाना है तो जैसे आपने बताया था कि ओबेसिटी, जैसे वेजिटेबल। ओबेसिटी के लिए दीपालिका जी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ओबेसिटी के लिए सिर्फ एक ही रूल है, जितना खा रहे हो उससे ज्यादा दबाओ, और कोई रूल नहीं। तो अगर डाइट प्लान बना रहे हो और बाकी चीजें नहीं कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। तो पहले बाकी चीजें कर लो, डाइट सबसे लास्ट में रखना। ओबेसिटी के लिए जो जरूरी चीज है वो है ढंग से सोना। अगर कोई ढंग से नहीं सो रहा है तो उसको भगवान के अलावा कोई पतला नहीं कर सकता। ठीक। उसके बाद कोई ढंग से पानी नहीं पी रहा है तो उसको भगवान के अलावा कोई पतला नहीं कर सकता। किसी को ढंग से पेट साफ नहीं हो रहा, उसको फाइबर कम है, तो उसको भगवान के अलावा कोई पतला नहीं कर सकता। तो अगर ये बेसिक चीजें जो है ना,
कि उसकी नींद अच्छी हो, उसका मोशन अच्छा हो, उसका वाटर इनटेक अच्छा हो। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हो जाए ना, तो फिर चौथी चीज आती है, उसके पास ताकत कितनी है। ओबेसिटी में अक्सर लोग यही यही गलती करते हैं, जिससे रिजल्ट आता है थोड़े दिन बाद फिर मोटे हो जाते हैं। आपने अक्सर ओबेसिटी में देखा होगा कि लोग 3 महीने में तो ठीक ठीक पतले हो गए, 1 साइज 2 साइज पतले हो गए, फिर 4 महीने बाद वापस वहीं पहुंच गए। देखा ये? तो इसीलिए ओबेसिटी का शॉर्टकट मत ढूंढिएगा कभी भी। मैं एक्सेल टी शर्ट पे बहुत कंफर्टेबली फिट हो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं लार्ज में चला जाऊं। क्यों? कारण है इसका कि लार्ज में अगर मैं खाना छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मैं डबल एक्सेल पे पहुंच जाऊंगा। मैंने इसके लिए शुरू में ही एक चीज बताई थी, शायद आप लोग भूल गए। मैंने कहा था कि एक अंकल आते हैं आपके आसपास, या कोई ऐसी बुआ जी फूफा जी आते हैं जो खूब ठूस ठूस के खाना खाते हैं, उनके शर्ट का साइज चेंज ही नहीं हो रहा है। और वहीं पड़ोस में एक पढ़ा लिखा कपल है जो हर 2 महीने बाद योगा जाता है, जिम जाता है, एरोबिक्स क्लासेस ज्वाइन करता है, खूब डाइटिंग करता है, और हर साल अपने साइजेस बढ़ा रहा है। राइट? तो ओबेसिटी एक चीज से कभी ठीक नहीं होगी, ओबेसिटी में सारी चीजें ठीक करनी होगी। तो ये जो मेटाबॉलिक डिजीज है ना, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, बीपी हो, आपका डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, इन सब में एक ही रूल फॉलो होता है कि भैया अच्छा खाओ, अच्छा करो, सब अच्छा हो जाएगा। फिर सर आपने कैसे अपना वजन कम किया? जी? आपने अपना वजन कम किया ना सर, आपने बताया था। नहीं, वो तो मजबूरी थी भाई, HbA1c बढ़ गया था, नहीं कम करता तो डायबिटिक हो जाता। सर कम तो ठीक किया, है। फिर आप मेंटेन भी रखा है, तो वो दोनों मैं, चीजें बता मैंने दीजिए। मैंने 7 किलो वजन कम करने में कम से कम 8 महीने लगाए, है वो, 2 3 4 महीने। तो ये जो रिपोर्ट देखने के उससे पहले ही मैं रोज पैदल चलता था, रोज थोड़ा ठीक रखता था। तो मैं अपने वजन को ऐसे एकदम से कम करने के पीछे नहीं पड़ा। और उसके तो बाद मेंटेन ही है ना? मेंटेन भी वो तभी होगा जब मैं ढंग से खाऊंगा, ढंग से रहूंगा। नहीं ढंग से खाऊंगा, नहीं रहूंगा, तो फिर वहीं पहुंच जाऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा कम किया था आपने अपने फूड में कि ये कम कर, कुछ नहीं, तो वजन कैसे कम हुआ सर? कैलोरीज लाइफ कम स्टाइल कर अच्छी दी कर थी। लो, वजन कम हो जाता खाना ज्यादा खाने लगा था। पहले क्या था है। कि मेरी वाइफ थोड़ा किटकिट करती थी, तो कम खाना देती थी। अभी मैंने उसको थोड़ा सा किटकिट करके बोला ज्यादा खाना। 10-20 रुपए वाला। हाँ। 10। तो मेरे पहले जो खाने की प्लेट थी छोटी थी, क्योंकि हम 2 लोग रहते थे ना, तो वो जल्दी जल्दी में दाल चावल बना के दे दिया, खा लो। अभी क्या है, अभी थोड़ा बड़ी प्लेट आती है, भर के आती है, ज्यादा खाना। बस इतना ही चेंज हुआ, और कोई चेंज नहीं। अब पहले पूरा हम कॉम्प्लेक्स फूड आ गया सर सर आपका सब कुछ। सर एक थैंक यू। ऑर्थराइटिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपसे। पूछो। हाँ सर, इसमें मेरे को रूमेटोड आर्थराइटिस का जब ट्रीटमेंट ले रही थी तो मेरे को अदरक और हल्दी का सेवन बताया था, तो इसको मैं पूरे साल भर कंटिन्यू कर सकती हूँ बिल्कुल या कर सीजन सकते पे? हैं, शायद आपने पढ़ा नहीं, हमने भी ये अपने उसमें लिखा था। लिखा हुआ था, अभी आपने डिस्ट्रिक्ट में है लिखा ये हुआ। देखिए, जिंजर हाँ टर्मरिक मूंग दाल। जिंजर हल्दी लिखी हुई हाँ, थी। ठीक। नहीं मैं लिखा हुआ है, मैं इसीलिए पूछूं कि इसको साल भर कंटिन्यू रख सकती हूँ या सीजन के अकॉर्डिंग इसको रखना चाहिए? अगर गर्मी छोटी में ले सकते हैं इसको? छोटी मात्रा में खा रहे हो तो जीवन भर खा सकते। ओके सर। ठीक। छोटी मात्रा में जीवन भर खा सकते हैं, ये दोनों चीजें बुरी नहीं, ये सूजन को कम करती है। अब छोटी मात्रा क्या है कि भाई दिन में एक बार अदरक कद्दूकस करके थोड़ा उबाल के, और ग्रीन टी जैसा, काले अदरक वाली चाय जैसा पी लिया। सर लास्ट ईयर जब 1 साल पहले जब ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया था तो उन्होंने मुझको 20 ग्राम के करीब बताया था कि 20 ग्राम हल्दी, जो कच्ची हल्दी आती है वो, और 20 ग्राम अदरक, इसको क्रश करके छान के पीना है। बिल्कुल नहीं, 20 ग्राम ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए पूछूं कि फिर मैंने वो क्योंकि मेंटेन नहीं कर पाई, छोड़ दिया मैंने ट्रीटमेंट, तो आपसे पूछूं कि 20 ग्राम ले सकते हैं, इसे कम करूं मैं? अभी गर्मी है ना। 20 ग्राम ज्यादा नहीं है।
ओके सर। क्योंकि ये जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है ना, तो ये भारी होता है। अदरक और हल्दी जब तक ये ड्राई फॉर्म में ना हो, तब तक इसका 20 ग्राम, सूखने के बाद ये मुश्किल से 20 20 ग्राम का जो है, मुश्किल से 5 ग्राम बचेगा। और अभी सर सीजन नहीं है, हल्दी नहीं आ रही, तो मैं ड्राई पाउडर लेऊं तो 1/4 टीस्पून चलेगा? हाँ, 5 ग्राम तक ले सकती है। सर ओके। सूंठ जो है वो अदरक का ड्राई, उसका कुछ अलग इफेक्ट है? वो अलग चीज है, वो उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। वो अलग रहता है ना, हाँ, मतलब? वो अलग सर चीज है। किसी को सर अल्सर है, मेरा एक उसके सवाल है। जॉइंट जुड़ गए हैं। हाँ, सर जॉइंट जुड़ गए हैं तो क्या वो हो सकता है कि उनको 30 साल पुरानी प्रॉब्लम है अल्सर की? मेरी सिस्टर है, बिल्कुल जुड़ चुके हैं, उनके हर सारे जॉइंट जुड़ गए हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बाकी सब भी अनम्यूट है ना। आप बोलिए प्लीज। सर मैं कह रही मेरी सिस्टर है, उनको 30 साल हो गए अल्सर की प्रॉब्लम हुए, उनके सारे जॉइंट जुड़ चुके हैं, वो चल फिर भी नहीं पाती हैं, तो क्या कुछ हो सकता हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उनको पहले थोड़ी ना गरम सेक करो, और गर्म पानी में ही हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट कराओ। फिर जब थोड़ी मूवमेंट इंप्रूव हो, तो फिर वैसे एक्सरसाइजेस बढ़ाओ। जितना एक्सरसाइजेस, करीब 1 1.5 महीने, जरूरत पड़े तो मैनुअली एक्सरसाइजेस कराओ। हाथों को पकड़ के खींचना, मोड़ना, ठीक, कंधे से पूरा खींचना, अगर कंधा अकड़ नहीं रहा है तो हाथों को घुमाना, पैरों को चलाना, जितना हो सके लेट के लेग रेजेस करना, सर्कल बनाना, बटरफ्लाईज बनाना। सो जितनी एक्सरसाइज आप करा सकते हो उनको कराओ। तो 2 3 महीने में आप देखोगे धीरे धीरे उनके जॉइंट्स इंप्रूव होंगे। ठीक तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर ये प्रोसेस चलता रहा एक्सरसाइज का, तो ये इम्प्रूवमेंट बहुत आ जाएगी। है? अभी सर अभी 15 दिन पहले नी से ना पानी निकलवाया, पानी भर गया सन की दोनों नीज, हाँ, मैं तो समझ सकता गंगा हूँ। अगर देखिए, अगर एक्सरसाइज नहीं होगा तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन होगा, पानी बनेगा, पानी निकालेंगे, बाद में फिर वहीं पहुंच जाएंगे। हम्म। तो बेहतर है कि एक्सरसाइज में डालो आप। एक बार सर मैंने कराई थी तो उनको पेन बहुत होता है, तो वो करती नहीं है, वो कोई पेन किलर खा लेती है, मानती नहीं है। हिमा जी, गलती क्या होती है ना, कि हमें हम्म 2 चम्मच खाना है, हम सोचते हैं यार अच्छी चीज है, 20 चम्मच खा लो। हम्म, नहीं सही कह रहे हैं। तो शुरू में 10 मिनट की एक्सरसाइज भी बहुत है। और हम्म। 10 मिनट की एक्सरसाइज लगातार नहीं, 2 मिनट करने के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेना है। सर गर्म पानी के अंदर ना, गर्म पानी के अंदर कराए ना। हाँ तो इससे इफेक्ट पड़ेगा, ये नई चीज है, मैं करा। ठीक है, चलिए तो आज की बातचीत खत्म करें आप। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मैं तो सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अगर आपने बताया भी हो। ये मतलब बढ़े कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, सर क्या सिम्टम दिखाई देते हैं बॉडी में अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? इसमें मतलब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग, मतलब क्या सिम्टम दिखाई ये, देते अब यही तो दिक्कत है कि आप लोग सुनते पूरी बात ही नहीं हो। हैं? सर मैंने लेट ज्वाइन किया सर आज। अरे, लेट ज्वाइन किया तो लिखा तो पढ़ा होगा, वो भी नहीं पढ़ा। नहीं सर, आधा घंटा लेट हो गई आज। पढ़िए, साफ साफ लिखा है, यूजली नो अर्ली सिम्टम्स, कोई लक्षण नहीं होते। मैंने स्पेशली बताया था कि जब तक 70% ब्लॉकेज में हो जाए तब तक पता ही नहीं चलता। यानी रिपोर्ट कराएंगे तभी क्लियर होगा कि हाँ बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। देख के थैंक यू। बहुत सारी बीमारियां नहीं पता चलती। चलिए, तो आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। सर मैंने ना सर रिपोर्ट मॉर्निंग भेजी में है सर आपको, मेरा ब्लड रिपोर्ट, प्लीज एक बार